हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन संकट पर रशिया का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी है बड़ी बात। बताएंगे दोस्तों, युद्ध में कोई नहीं जीतेगा को लेकर मोदी जी का बड़ा बयान। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते नजर आए हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कैंसर सर्जरी से पहले खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ को सौंपेंगे देश की कमान। अभी की सबसे ब्रेकिंग खबर, सबसे ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर शहबाज शरीफ के करीबी ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद के नकली बाल यानी कि विग नोचने पर रखा 50,000 का इनाम। कहा जो भी उनके बाल को नोच कर लेकर आएगा उनको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। दोस्तों बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से। साथ ही आपको बताएंगे जहां 52 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर गिरेगी मौत जब गोला दागेगी। ये भारतीय तोप ट्रायल हुआ इसका सफल, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर योगी जी का मिशन लाउडस्पीकर हुआ कंप्लीट। उत्तर प्रदेश में उतारे गए 54,000 लाउडस्पीकर, 60,000 का वॉल्यूम डाउन। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से हटाया कांग्रेस का नाम। क्या बीजेपी में होंगे शामिल? बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, क्या होने वाला है हार्दिक पटेल का फ्यूचर। और गर्मी के बीच दोस्तों इस राज्य में होगी झमाझम बारिश, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन संकट पर रशिया का नाम लिए बगैर बोले पीएम मोदी जी। कहा हम शांति के पक्षधर, युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूरोपीय देशों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी में रशिया यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमने यूक्रेन संकट के शुरू होते ही तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होगी। पीएम मोदी ने रशिया का नाम लिए बिना कहा कि यूक्रेन संकट के कारण तेल और खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में है। यूक्रेन संघर्ष से उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है, इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा था। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम संयम में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दोस्तों यूरोपीय देशों के सामने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके चाल को कामयाब नहीं होने दिया दोस्तों। और जैसा कि पश्चिमी देशों ने सोचा था कि मोदी जी यूरोप आते ही उनको रशिया के खिलाफ भड़काएंगे दोस्तों, लेकिन मोदी जी ने थोड़ी सी भी अपनी और भारत की रशिया के साथ दोस्ती को दोस्तों कम नहीं होने दिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों उनके विदेशी यात्रा में व्यापार को लेकर। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पीएम मोदी जी ने कहा भारत में पहले जहां जाओ लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस, अब लोगों के जीवन से हटा रहे सरकार का दबाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी जी ने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आजाद भारत में मैं पैदा होने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। जी हां दोस्तों, बर्लिन में भारतीय लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता ने एक बटन दबाकर 3 दशक का इतिहास बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आजाद भारत में पैदा होने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ नाता जोड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इतना ही नहीं जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल
डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। मोदी जी ने बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और भारत को लेकर पूरे देश को अवगत करा दिया है दोस्तों यूरोपीय देशों के प्लेटफॉर्म से कि भारत में आज जो ताकत है वो किसी और देश में नहीं है, और अगर है भी तो जितनी जल्दी भारत ने अपनी ताकत को रिकवर किया है, ताकत को पहचाना है, अभी तक बहुत से देश इन मामलों में पीछे है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के एक एक बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कैंसर सर्जरी से पहले खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ को सौंपेंगे देश की कमान। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए देश की कमान रूस की खुफिया एजेंसी KGB के पूर्व चीफ को सौंप सकते हैं। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है और उन्हें कैंसर की तत्काल सर्जरी करानी होगी, जिसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है दोस्तों। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम चैनल SVR ने क्रेमलिन के बड़े अधिकारी के हवाले से ये दावा किया है दोस्तों की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने पुतिन को सर्जरी की सलाह दी है। सर्जरी की डेट फिलहाल तय नहीं हुई है और उसको लेकर बात चल रही है दोस्तों। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्काल सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे आगे के लिए टाला भी नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां रशिया ने दिया सेना को आक्रमण जारी रखने का बड़ा आदेश। 9 मई तक रूसी सेना करेगी ताबड़तोड़ हमला। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का दौर लगातार जारी है। दोनों देशों में कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, और इन सब के बीच दोस्तों 9 मई को रूस के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन रूस विजय दिवस मनाता है, और इसीलिए दोस्तों 9 मई तक रूसी सेना ताबड़तोड़ हमला करेगी, इसका बड़ा आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि युद्ध रुकने का तो कोई कारण ही नहीं है दोस्तों, यानी युद्ध लगातार अब चलता ही रहेगा। इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। एक एक अपडेट पाने के लिए अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां शहबाज शरीफ के करीबी ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद के नकली बाल नोचने पर रखा 50,000 का इनाम। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के मदीना मस्जिद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा गर्माता जा रहा है दोस्तों। पूर्व PM इमरान खान समेत 150 से ज्यादा लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है, और अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है दोस्तों। इस बीच PM शहबाज शरीफ के खास सहयोगी हनीफ अब्बासी ने एक विचित्र सा प्रस्ताव दिया है, जिसकी पाकिस्तान में दबा के खूब चर्चा हो रही है दोस्तों। हनीफ ने कहा है कि जो भी कोई इमरान सरकार में गृह मंत्री शेख रशीद के नकली बाल यानी उनके बिग उखाड़ कर लाएगा, उससे वो 50,000 रुपए इनाम देंगे। रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाहिद अब्बासी ने कहा है कि मस्जिद नवाबी में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के खिलाफ नारेबाजी की घटना को अंजाम देने के पीछे शेख राशिद और उसके भतीजे का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से ये वायरल हो रहा है, जिसमें ये बात दोस्तों शेख रशीद को लेकर कही गई है, यानी कि उनके नकली बाल दोस्तों जो वो अपने गंजेपन को छुपाने के लिए लगाते हैं दोस्तों, उसको उखाड़ करके लाने की बात कही गई है, और 50,000 रुपए का उसको इनाम मिलेगा जो भी लेकर आएगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस विचित्र से अनाउंसमेंट के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आर्थिक मदद का मसला, चीन को मनाने की योजना बनाने में जुटी पूरी शरीफ सरकार। जी हां दोस्तों, विदेशों से वित्तीय सहायता जुटाने की मुहिम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में पहली कामयाबी मिली। उसके बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बाद उनका अगला मुकाम चीन होगा, लेकिन चीन जाने के पहले शरीफ के सामने एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ रहे आतंकवादी हमलों से चीन चिंतित है दोस्तों। पर्यवेक्षकों की राय है कि इसके पहले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगे, उन्हें चीन के नेताओं को पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों की सुरक्षा के इंतजामों पर सफाई देनी होगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर 52 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर गिरेगी मौत जब गोला दागेगी ये भारतीय तोप, इसका ट्रायल हुआ सफल। जी हां दोस्तों, भारतीय तोपखाने की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने राजस्थान को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 155 mm पर 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बोले तो अटैक्स का सफल ट्रायल किया है दोस्तों। इस तोप को किसी भी स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा के पास लद्दाख में। अटैक्स को बनाने में DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बोले तो ARDE, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा
डिफेंस नेवल सिस्टम और भारत फोर्ज लिमिटेड ने मिलकर काम किया है। इस तोप का परीक्षण राजस्थान के पोखरण समेत कई अन्य स्थानों पर भी किया गया। कई राउंड गोले दागे गए, इसने पूरी सटीकता के साथ टारगेट पर निशाना साधा। इस तोप की अधिकतम रेंज तक गोले को दागा गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और ऐसे में पाकिस्तान और चाइना की तो बिल्कुल खैर नहीं। और आपको बता दें दोस्तों, मोदी जी ने हमेशा से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की नीति अपनाई है दोस्तों, जो कि भारत देश को मजबूत से भी मजबूत बनाता है दोस्तों। ऐसे में अगर मोदी जी के इस नीति की दोस्तों सराहना करते हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और हमारा समर्थन है मोदी जी के इस विदेश नीति और डिफेंस मजबूत की नीति को लेकर। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां नेपाली कांग्रेस में प्रधानमंत्री देउबा के खिलाफ तेज हुए बगावत के सुर। जी हां दोस्तों, स्थानीय चुनावों में सीट के तालमेल और उम्मीदवारों के चयन के सवाल पर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस में बगावत जैसी स्थिति बन गई है। जिन नेताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा पर हमला बोला है, उनमें वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला भी है। अनेक नेताओं ने आरोप लगाया है कि देउबा ने सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को तुष्ट करने के चक्कर में अपनी पार्टी के हितों की बलि चढ़ा दी है। इसके अलावा पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई गई कसौटियों पर भी खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल में स्थानीय चुनावों के लिए मतदान 13 मई को होगा। बीते हफ्ते वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला ने एक बयान जारी करके देउबा पर नेपाली कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी मशीनरी का दुरुपयोग करके कई नेताओं के राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश रची गई है। कोइराला जैसे वरिष्ठ नेता के खुलकर ऐसा कहने के बाद राष्ट्रीय से स्थानीय स्तरों तक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं की कतार लग गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पर्यावरण के लिए जर्मनी में भारत 10 अरब यूरो करेगा खर्च। जी हां दोस्तों, जर्मनी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जर्मन चांसलर और कैबिनेट के सदस्यों की बैठक में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बड़े फैसले हुए हैं। दोस्तों यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आने वाले सालों में भारत के साथ सहयोग पर 10 अरब यूरो खर्च करने की घोषणा की है। शोल्ज ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा है कि सहयोग की परियोजनाओं को लागू करने के कदमों के लिए हम अगले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर धन देंगे, जो कुल मिलाकर 10 अरब यूरो का होगा। ये भी आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग के लिए बने इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की 6ठी बैठक थी, जो बर्लिन में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटकी गिरफ्तार की तलवार, इश्निंदा के आरोप में हुआ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को किसी भी वक्त दोस्तों गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान समेत 150 लोगों पर पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ इश्निंदा का आरोप लगाया गया है। दोस्तों इमरान खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इमरान खान ने मदीना में इस तरह की नारेबाजी करके पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद को अपवित्र किया है। मदीना की पवित्र मस्जिद में इस तरह की नारेबाजी से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधि मंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए इमरान खान ने अपने 100 से ज्यादा समर्थकों को पाकिस्तान और ब्रिटेन से सऊदी अरब के मदीना भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये आरोप चाहे बेबुनियाद हो चाहे सच हो दोस्तों, लेकिन इमरान खान पर तलवार अब लटकती हुई गिरेगी जरूर। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बता दें आखिर क्यों भारतीय पीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी, मोदी जी से सीख ले इमरान खान। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी विदेशों से मिले सोने और हीरे के गिफ्ट को बेचकर पैसे लेने के मामले में बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की नई सरकार ने खुलासा किया है कि इमरान खान ने सरकारी गिफ्ट को तोशा खाना से बेचकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनाए हैं। इस खुलासे के बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की किरकिरी हो रही है दोस्तों, और उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में पीएम मोदी का एक वीडियो पाकिस्तान शेयर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वीडियो को शेयर करते दोस्तों कहा गया है कि इमरान खान को उनके इसी भ्रष्ट आचरण के लिए पीएम मोदी जी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने उनको मिली हुई गिफ्ट को दोस्तों कैसे सरकार को ही वापस दे दिया और उनका ऑक्शन करवा के गर्ल चाइल्ड ट्रस्ट में दिया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में इमरान खान ने जिस प्रकार से उन गिफ्ट को बेच करके अपना निजी संपत्ति बढ़ाई है दोस्तों, ऐसे में मोदी जी से उनको अवश्य ही सीख लेनी चाहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही इमरान खान को ये बात कह रहा है। ऐसे में दोस्तों
मोदी जी हैं ही तारीफ के काबिल, कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां तूफान में फंसे स्पाइस जेट के विमान की उड़ान पर लगा दी गई है रोक। डीजीसीए ने क्रू को भी ऑफ रोस्टर कर दिया है दोस्तों। मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाते वक्त रविवार को जिस प्रकार से स्पाइस जेट विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ दोस्तों, उस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है कि सोमवार को इंडिया टुडे को डीजीसीए की रिपोर्ट मिली है दोस्तों, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। डीजीसीए ने जांच के बाद विमान के क्रू, विमान रखरखाव इंजीनियर और स्पाइस जेट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के प्रभारी को फिलहाल काम करने से रोक दिया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से विमान उड़ने की अनुमति दी थी। एहतियात के तौर पर डीजीसीए स्पाइस जेट विमान की पूरी फ्लीट के बारे में जानकारी कर रहा है। अगली खबर की बात करें जहां यूक्रेन युद्ध की ग्राउंड कवरेज के लिए पत्रकारों को DW अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2022 की घोषणा हो गई है। ये अवार्ड फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट एवजीनी मलोलियस्का और एसोसिएटेड प्रेस के वीडियोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट एम स्टिलस्लाव चेर्नोनीव को दिया गया है। जी हां दोस्तों, दोनों पत्रकारों यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोल की तबाही और रूसी कब्जे की तस्वीर और वीडियो दुनिया को दिखाए हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के जवान के पास से मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड, छुट्टी पर जा रहा था अपने घर। जी हां दोस्तों, श्रीनगर एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह उस वक्त दोस्तों अफरा तफरी मच गई जब सेना के एक जवान के बैग से चेकिंग के दौरान एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ दोस्तों। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्री एंट्री चेकिंग के दौरान एयरलाइन स्क्रीनिंग स्टाफ को ये हैंड ग्रेनेड मिला। सेना के इस जवान को कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी है। अगली खबर की बात करें जहां दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई को भी पछाड़ा। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों। वैश्विक यात्रा संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड बोले तो OAG ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में दिल्ली हवाई अड्डा मार्च में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। जी हां दोस्तों, OAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि अटलांटा पहले स्थान पर कायम है। दुबई मार्च में दिल्ली से पिछड़ गया था, जो पिछले महीने उससे पिछले यानी फरवरी में तीसरे स्थान पर था। दिल्ली हवाई अड्डा कोरोना महामारी से पहले मार्च 2019 में 23वें स्थान पर था। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर बोले गडकरी जी, कहा भारत में कार बनाने से टेस्ला को होगा बहुत फायदा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अभी ये भारत की सड़कों पर कम नजर आती है दोस्तों। इसके पीछे की वजह इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादा कीमत को बताया जा रहा है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान इस मुद्दे पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल वाहनों की कीमत से काफी कम होंगी। वहीं अगर टेस्ला इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक कार को बनाती है तो इससे उन्हें भी लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर जहां योगी जी का मिशन लाउडस्पीकर, उत्तर प्रदेश में उतारे गए 54,000 लाउडस्पीकर और 60,000 का वॉल्यूम हुआ डाउन यानी आवाज कम कर दिया गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जारी अभियान जोर शोर से चल रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक राज्य में अब तक धार्मिक स्थलों से 53,942 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं 60,200 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाजें भी धीमी की गई हैं। पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बरेली जोन से 16,682 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 17,204 लाउडस्पीकरों की आवाज को कम किया गया है। वाराणसी कमिश्नरी के तहत आने वाले क्षेत्र से 230 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 313 की आवाज कम की गई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया था। ये कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की संख्या को प्रतिबंधित करने के निर्देश के कुछ दिनों बाद आया है, ताकि धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों को असुविधा से बचाया जा सके। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने करके दिखाया है दोस्तों की चीजें प्यार से भी हो सकती हैं, और वही हुआ। जी हां दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे, उनके इस आदेश का कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। साथ ही आपको अगली बड़ी खबर की बात करें जहां हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से हटाया कांग्रेस का नाम, बीजेपी में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम अब हटा दिया है। दोस्तों चर्चा जोर पकड़ रही है कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस में अब अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता ने अब कांग्रेस को छोड़ने का मूड
मूड बना लिया है। हार्दिक पटेल द्वारा अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम हटाने के साथ ही इन कयासों को बल भी मिलने लगा है। ऐसे में अब उनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिक गई हैं। दोस्तों, इससे पहले हार्दिक पटेल ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गुजरात में सत्ताधारी भाजपा की सराहना की थी। बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के राज्य नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और गुजरात में पार्टी की कार्य प्रणाली पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाखुशी व्यक्त करते हैं। आपको बता दें, गुजरात में साल अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पटेल की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसे में हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए हार्दिक पटेल को? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां राज ठाकरे पर भड़के ओवैसी, कहा इन्हें जेल में डाल दो, दिमाग इनका ठंडा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, औरंगाबाद में रविवार को हुई रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वो 3 मई तक चुप रहेंगे और 4 मई के बाद वो किसी को नहीं सुनेंगे। मसलन लाउड स्पीकर पर दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिस पर पलटवार करते हुए दोस्तों AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इनका भाषण हिंसा को बुलावा देने वाला है। इस पर पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? महाराष्ट्र बड़ा है या फिर वो व्यक्ति बड़ा है? ओवैसी ने कहा कि जब नवनीत राणा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? साथ ही कहा कि इनको जेल में डाल दे तो इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर भड़के ओवैसी के सांसद का हमें भी उसी भाषा में जवाब देना आता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें AIMIM के सांसद ने कहा कि हमारे मुंह में भी जुबान है, राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी इसका जवाब उसी अंदाज में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ओवैसी और ओवैसी के सांसद के लिए आपकी क्या राय होगी? दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे जिस प्रकार से राज ठाकरे को जेल में डालने की बात कही जा रही है? दोस्तों, जबकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा अजान से कोई दुश्मनी नहीं है, आप आराम से अजान करें, आराम से आप नमाज पढ़ें, हमें दिक्कत सामाजिक परेशानियों से। और दोस्तों, ये होना भी आपके हिसाब से क्या ये होना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां गवर्नर धनखड़ के आदेश पर बाबुल सुप्रियो की शपथ पर लगा ग्रहण, 2 सप्ताह पहले चुने जा चुके हैं MLA। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक बाबुल सुप्रियो के शपथ पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां स्कूलों में एडमिशन को लेकर अब नियम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, अब बिना TC के भी दाखिला ले सकेंगे छात्र। आपको बता दें, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोले तो TC देने में आनाकानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों और उनके बच्चों की सिरदर्द बढ़ाई हुई है। बढ़ती महंगाई के कारण जो बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाह रहे हैं वो काफी परेशान है। इस समस्या को देखते हुए फिलहाल शिक्षा विभाग ने TC की अनिवार्यता से राहत दे दी। अफसरों की माने तो सरकारी स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक दाखिला लेने के इच्छुक छात्र अब केवल घोषणा पत्र देकर प्रवेश ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों की TC समय पर निर्गत न किए जाने के मामले 2020 के बाद से बढ़े हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण उस समय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 70 से 80% बच्चे फीस जमा नहीं कर सके थे। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी के कारण कई बच्चों ने सरकारी स्कूलों का रुख किया था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों का TC रख लेती है दोस्तों, और एक तरीके से उनको धमकी देती है कि पहले फीस भरिए तब हम आपको TC देंगे। लेकिन दोस्तों, अब सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहाँ दिल्ली में आज हो सकती है झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी से मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का सितम झेल रहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ इन दिनों काफी सक्रिय है। इस कारण अगले 6 से 7 दिन तक दिल्ली, उत्तर पश्चिमी भारत के तापमान में वृद्धि की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 मई यानी मंगलवार को दिल्ली व आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आज के लिए। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।